औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने चैनल शर्जील अनकट एंड अनसेंसर्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों का पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो कमी बेशी नज़र आए हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। आते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। आज पाकिस्तान की अवाम के लिए, मजलूम अवाम के लिए, आम अवाम के लिए यौम निजात है। एक बदतरीन, गलीज़ तरीन और बदनुमा दाग अदलिया के चेहरे पे वो रिटायर होने जा रहा है। पूरी कोशिश के बावजूद वो ना एक्सटेंशन ले सका और ना किसी आईनी अदालत का जो है चीफ बन सका। और आज ना सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को बल्कि पूरी यानी कि जो है पाकिस्तान की आवाम को उससे निजात मिल रही है। सिर्फ कुछ टाउट नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं और जो हुकूमत बनाकर बैठे हैं, जिन्हें वो अपने पूरे दौर में डिफेंड करता रहा और उन्हें जो है क्या नाम है कवर देता रहा। उसके अलावा कोई उसकी तारीफ करने वाला नहीं, चाहे वो मीडिया के नुमाइंदे हों और जो गैर जानिबदार नुमाइंदे हों, चाहे वो अदलिया की तरफ जजेस हों। वो आज सब खुश हैं कि उससे निजात मिल रही है। इसी तरह आप वकला देखेंगे तो मैक्सिमम वकला वो भी इस चीज़ पे यौम तशक्कुर मना रहे हैं। हम आज के व्लॉग में उसी बदकिरदार शख्स के और गलीज़ तरीन शख्स के कारनामों का और दौर का जायज़ा लेंगे, जो कि कहता है कि मैंने बड़ा इंसाफ का जो है पैमाने यानी कि सही किए और बहुत बेहतर यानी कि जो है अपना दौर गुजारा। तो आज हम आपको बताएंगे कि इससे पहले भी आपको तारीख में किरदार मिलेंगे, बदनुमा किरदार, जस्टिस मुनीर। लेकिन लोग जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे। जब ये फाइज ईसा का नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा तो जस्टिस मुनीर का नाम नीचे चला जाएगा और फाइज ईसा का नाम सबसे बदतरीन चीफ जस्टिस के तौर पे लिया जाएगा। इसी तरह लोग मौलवी मुश्ताक को भूल जाएंगे और सबसे बदतरीन चीफ जस्टिस के तौर पर जो है फाइज ईसा का नाम लिया जाएगा। जस्टिस मुनीर ने क्या किया था? एक स्ट्राइक डाउन करने का जो गवर्नर जनरल का इख्तियार था, जब सिंध कोर्ट ने उसको जो है ख़त्म किया और कलअदम करार दिया, तो जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत के तहत गवर्नर जनरल के उस इख्तियार को सही कहा और उस दिन नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद पड़ी और उस दिन से पाकिस्तान तबाही की तरफ चलना शुरू हुआ। और फिर उसी की पादाश में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, किसी वक्त अगर आप चाहेंगे आप कमेंट्स में बताएं, हम आपको उसकी भी तफसील बताएंगे। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के सिलसिले में क्या डिटेल्स थी और जस्टिस मुनीर का क्या किरदार था। फिर आते हैं जी मौलवी मुश्ताक। मौलवी मुश्ताक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे आलमी लीडर को फांसी की सज़ा सुनाई और सिर्फ अपने ज़ाती बुग़्ज़ और अना पर यह फैसला किया। फिर लोगों ने उसका इबरतनाक अंजाम देखा कि वो शख्स जिसका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था, जब उसका जनाजा उठाते थे तो शहद की मक्खियां हमला कर देती थी और बिल आखिर वो इबरत का निशान बना। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने यानी कि जो है एक केस उसके रिकॉर्ड पर मौजूद है और एक इंडिविजुअल का कत्ल मौलवी मुश्ताक के रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन फाइज ईसा वो बदतरीन शख्स है जिसने एक पूरी पार्टी, इस मुल्क की गरीब आवाम और मुल्क की बेटियों के साथ जो कुछ होता रहा उस पर यह बेगैरत बनकर बैठा रहा और इसने कोई एक्शन नहीं लिया। आज आते हैं, हम आपको इसके कारनामे बताते हैं कि नून लीग के हक में जब फैसले देने होते थे तो इसकी स्पीड कितनी तेज होती थी और जब पीटीआई के केसेस आते थे तो ये केसेस लगने ही नहीं देता था। आज जी आज हम इसी के कारनामों का जिक्र करेंगे। फाइज ईसा सबसे पहले नवाज शरीफ की 62वां नैफ में ताहयात नाअहली खत्म की। चलो तुम नाअहली खत्म कर रहे हो, या कम से कम एक क्वेश्चन तो करता है ये नवाज शरीफ से कि ये एवन फील्ड के जो है फ्लैट बने कैसे। आप आज तक इनकी मनी ट्रेल नहीं दे सके। फिर आपने बैंकों से जो कर्जा उठाया और सारा कुछ, उस सब की डिटेल के आपने जब 2010 में बड़े फख्र के साथ वो कर्जा वापस किया तो क्या आपने उस कर्जे पे जो इतने अरसे का जो है जो आप ही के कानून के मुताबिक इंटरेस्ट था वो पे किया? कोई चीज इस शख्स ने ना हुदैबिया केस में, हुदैबिया पेपर मिल के केस में, एवन फील्ड के केस में किसी किस्म का सवाल नहीं किया और एकदम नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कर दी। लेकिन फिर लोगों ने नवाज शरीफ को जिस तरह इलेक्शन में जलील और रुसवा किया इस शख्स ने देखा। फिर आप देखें जी
कि इलेक्शन के बारे में उमैर नियाजी साहब ने एक पिटीशन दायर की कि इलेक्शन के जो आरओज हैं वो ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं, जुडिशरी से लिए जाएं। तो इस बदबख्त शख्स ने अदालत में कहा कि कौन है ये उमैर नियाजी जो इलेक्शन डिले करवाना चाहता है, जबकि उमैर नियाजी कतई इलेक्शन नहीं डिले करवाना चाहता था। उमैर नियाजी सिर्फ यही चाहता था कि जी इलेक्शन जो है उमैर नियाजी साहब ने कि ब्यूरोक्रेसी के नहीं जुडिशरी के जरिए हो, क्योंकि जुडिशरी बनिस्बत ब्यूरोक्रेसी के ज्यादा काबिल एतमाद है। इसी के इदारे पर इसके नीचे चलने वाली अदालतों पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन इसने वो नहीं होने दिया, क्योंकि फिर आपने देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जिस तरह इन लोगों के पोल खोले कि किस वजह से ब्यूरोक्रेसी के नीचे ये इलेक्शन करवाया गया था। उसके बाद आ जाए जी कि इलेक्शन के बाद ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर भी आ जाए कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसमें अमेंडमेंट की गई और जो है क्या नाम है चीफ जस्टिस ने बड़े फख्र के साथ कहा कि पहले ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास था, अब मैं ये इख्तियार अपने जजेस को मुंतकिल कर रहा हूं और अकेला चीफ जस्टिस यानी कि जो है किंग ऑफ द रोस्टर नहीं होगा, और जो है मैं और मेरे साथ 2 सीनियर तरीन जज बैठेंगे और वो बेंचेस का फैसला करेंगे। सबसे पहले तो ये फैसला किया, लेकिन जिस वक्त नून लीग को जरूरत पड़ी और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें तरमीम की, तो फिर यही चीफ जस्टिस था फाइज ईसा जिसने अपना नाजायज इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुनीब अख्तर को उसमें से निकाला और उसकी जगह अपने टाउट अमीनुद्दीन खान को उसमें शामिल किया, ताकि वो नून लीग के हक में 63 ए का फैसला दे सके और 63 ए के लिए अपनी मर्जी का बेंच बना सके। और फिर 63 ए का बेंच बनाया गया और फिर कितनी उजलत में 63 ए का फैसला दिया गया। किस लिए दिया गया 63 ए का फैसला? 63 ए का फैसला इसलिए दिया गया ताकि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत हो और फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए पीटीआई के और दूसरी पार्टियों के बंदों को उठाकर और बदमाशी से और पैसे देकर दूसरी तरफ वोट दिलवाए जा सके और उसके बाद उनके वोट काउंट हो और किसी किस्म की यानी कि उन पे ये कतगन ना हो कि वो किस तरफ वोट देते हैं, जबरदस्ती बदमाशी से उनके वोट लिए गए। अदरवाइज इसे पता था कि ये 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती और इसमें इसका अपना लालच भी था कि जी 26वीं आईनी तरमीम पास होगी तो या तो मैं चीफ जस्टिस के ओहदे पर 3 साल की एक्सटेंशन पर जाऊंगा या फिर जो है मैं आईनी अदालत का चीफ बनूंगा। लेकिन वो तो मौलाना फजलुर रहमान ने इसके दोनों अरमानों पर पानी फेर दिया और ना इसे आईनी अदालत बनने दी और ना जो है क्या नाम है इसे की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन होने दी, ना इसकी एज चीफ जस्टिस की 68 साल होने दी। फिर आप आ जाए जी कि अब आ जाए कि और बहुत से ऐसे ही केस हैं, लेकिन हम आते हैं पीटीआई के खिलाफ जो फैसले इसने। अब पीटीआई के केसेस, बल्ला वापसी जिसके ऊपर हर किसी ने इस पर तनकीद की, इसने किस तरीके से गैर जमहूरी तरीके से एक पार्टी से बल्ला छीना और जो है क्या नाम है जब बार बार यानी कि उन्होंने कहा कि जी आप हमें यानी कि गाइड कर दें कि हम इलेक्शन भी आपके तरीके, लेकिन आप इस वक्त बल्ला ना छीने, आज आखिरी दिन है और हमें जो है, लेकिन इस बदबख्त शख्स ने बल्ला छीना। लेकिन फिर ये जलील और रुसवा हुआ, लोगों ने बल्ला छीनने के बाद भी पीटीआई को वोट दिया और लोगों ने बताया कि वो इमरान खान के दिए हुए कैंडिडेट को हर निशान पर वोट देंगे। लेकिन फिर इस बदबख्त ने क्या किया, जब आबिद जुबैरी साहब ने एक पिटीशन डाली फ्रॉड इलेक्शन के सिलसिले में, तो इसने उस पिटीशन को टेकअप ही नहीं किया, क्योंकि इसे पता था कि अगर उस पिटीशन को टेकअप किया गया तो चाहे मैं जो मर्जी कुछ कर लूं, इतने सबूत हैं कि ये पूरे इलेक्शन का फ्रॉड साबित हो जाएगा और ये हुकूमत चली जाएगी। तो इस बदबख्त इंसान ने उस पिटीशन को टेकअप नहीं किया और बाद में बड़े फखर से आबिद जुबैरी साहब को अब कुछ दिन पहले कहता है कि आपकी वो पिटीशन टेकअप नहीं हुई। आप समझ तो गए होंगे मैं किस पिटीशन का जिक्र कर रहा हूं, वो मेरे जाने के बाद टेकअप हो जाएगी। तो इसे डूब के मर जाना चाहिए इस किस्म की बात। ये कहता है मफादे आमा के लिए, सबसे बड़ा मफादे आमा अवाम का क्या था कि उनकी मुंतखब हुकूमत को आगे लाया जाता, तो इस मुल्क के ये हालात ना होते जो इन लोगों ने और इनके आकाओं ने मिलकर कर दिए। ठीक है जी। फिर आप आ जाए जी के पीटीआई के बंदे उठाए जाते रहे, अब तक उठाए जा रहे हैं और जब भी इनकी अदालत में कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो इस बदबख्त इंसान ने वो केस नहीं सुना, उनकी किसी किस्म की दादरसी नहीं की। अब भी मुसलसल पीटीआई के बंदे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसने इस पे किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। पीटीआई के दूसरे जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, ये बेशरम बेहया बनकर बैठा रहा अपनी सीट पर और दूसरी तरफ ये दावे करता रहा कि मैं इंसाफ का दाई हूं। आज लोगों को इससे निजात मिली है, लेकिन अभी भी मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि जो है क्या नाम है इस शख्स से निजात जरूर मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक दफा एक गांव में एक कुत्ता कुएं में गिर गया, तो उन्होंने जाके मौलवी से फतवा लिया कि मौलाना साहब कुत्ता कुएं में गिर गया है तो उसका पानी कैसे पाक होगा। तो मौलवी साहब ने कहा जी कि आप ऐसा करें 40 बाल्टियां कुएं से निकाल दें।
तो उन्होंने 40 बाल्टियां निकाल दी, लेकिन कुएं से फिर भी बदबू नहीं गई। तो फिर उन्होंने दोबारा 40 बाल्टियां, इस तरह चलता है। जब वो मौलवी साहब बदबू नहीं जा रही, मौलवी साहब ने कहा क्या आपने कुत्ता कुएं से निकाला? तो जो है क्या नाम है, यानी कि जब तक आप कुत्ता कुएं से नहीं निकालेंगे तो वो पानी कैसे पाक होगा? तो ये अदलिया का वो कुत्ता है जिसे कुएं से निकालना है। इस वाकये के बारे में जो मैंने ये बताया है आपको, ये कुछ जगहों पे, ये मैं इसलिए जो है अल्लाह माफ़ फरमाए, कुछ जगहों पे ये है जी के शो के ये हदीस है, और कुछ जगह पे है कि जी ये किसी गांव के लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और ये वाकया इस तरह है, और कुछ जगह पर है कि जी ये किसी आलिम के से पूछा था। तो मैंने आपको ये वाकया कोट कर दिया है, लेकिन ये इन जैसे लोगों पर पूरा आता है कि ये अदलिया के वो कुत्ते हैं जो अदलिया में चले गए और अदलिया से बदबू नहीं जा रही। तो अब ये 26वीं आईनी तरमीम भी इनकी वो बदबूदार तरमीम ही है जो हमेशा के लिए याद रखी जाएगी, और इसकी बदबू को अगर हमने अदलिया से निकालना है तो इस 26वीं आईनी तरमीम को भी ख़त्म करना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि एंड में मैं आपको एक बात और कहूँगा, बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि जस्टिस याहिया जो है उन्होंने चीफ जस्टिस बनने का जो फैसला किया है वो साथी जजिस के कहने पर किया है, और इसमें उनकी मुशावरत शामिल है, वरना ये हमीदुद्दीन खान को बना देते। हो सकता है ये बात सही हो, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, ये सही भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास इत्तला है, अल्लाह करे वो गलत हो। मैं अब भी यही चाहता हूँ, अल्लाह करे वो गलत हो, और ये कम अज़ कम याहिया अफरीदी साहब फ़ाइज़ी साहब के नक्शे कदम पर मत चलें, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि याहिया अफरीदी साहब भी डील कर आए हैं, और जिस तरह फ़ाइज़ ईसा ने किया उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए या उससे 19-20 के फ़र्क से वही सब कुछ याहिया अफरीदी भी करने जा रहे हैं। बहरहाल ये मुस्तकबिल में पता लगेगा और ये चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। कुछ दिन जो स्टार्ट उनका जब होगा याहिया अफरीदी साहब का, उनके कंडक्ट से पता लग जाएगा कि वो डील करके आए हैं या जैसी उनकी रेप्यूट अच्छी है वो उस रेप्यूट के मुताबिक काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं अगले वीलॉग में।